नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैच परिचय वीडियो है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा सुनें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी शंका संदेह आपके मन मस्तिष्क में न रहे। अगर अभी आप इसको ढंग से नहीं सुनोगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे रहेंगे अनुत्तरित आपके मन में जिसको आप बाद में फ़ोन करके परेशान होंगे और दिमाग में डाउट रहता है ना, तो हम उसको पूर्ण मन से पढ़ नहीं पाते हैं। तो बैच परचेज करने से पहले आप इसको पूरा सुने अच्छे से ताकि एक एक बात अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं बात शुरू कर रहा हूँ। बेसिकली यह वरिष्ठ अध्यापक जो सेकंड ग्रेड जैसे हम बोलते हैं उसके एसएसटी विषय का, स्पेशली एसएसटी विषय पे भी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वगैरह का जो सेपरेट बैच है उस पर आज मैं बात करूंगा। ये सेपरेट बैच का वीडियो है। जो अलग से बच्चे चाहते थे कि मेरे विषय अलग से वो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो ऑफलाइन क्लास से रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर है। बेसिकली हमारा एक ऑफलाइन बैच चल रहा है यहाँ पे बाड़मेर में, तो उस बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी क्लास को रिकॉर्ड किया गया है और उसे ही आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्लास को मैं समझाता हूँ, फिर एक एक बात बोल के लिखवाता हूँ और उसके बाद क्लास ख़त्म होती है। मतलब ऑफलाइन आपको पता ही है कैसे पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में टॉपिक समझाते हैं, समझाने के बाद में लिखवाते हैं, फिर समझाते हैं। इस हिसाब से उसको पढ़ाया हुआ, इसलिए वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें समझाया हुआ खूब है और लिखवाया हुआ भी बोल बोल के लिखवाया हुआ है। तो ऑफलाइन क्लास के ही रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर है। इसमें ऑनलाइन बैच भले ही ऑनलाइन है लेकिन क्लास ऑफलाइन को हमने रिकॉर्ड करके दिया। स्टूडियो के रिकॉर्ड नहीं है ये, पहली चीज़। क्वालिटी बराबर है इसकी। अब इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे इस कोर्स में 3 सब्जेक्ट एक साथ हैं। इसमें अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल। यहाँ से लगभग 55 से लेकर और 60 प्रश्न, अधिकतम 60 मिनिमम 55 प्रश्न जो है वो सेकंड ग्रेड में आते हैं। ठीक है, एसएसटी में तो एक बहुत बड़ा रोल है। 500 में से 110 अंकों का रोल यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है वो मैं पढ़ाऊँगा। ये तीनों पार्ट में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा, इतिहास का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और उसके सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे क्योंकि बैच हमारा अक्टूबर से चल रहा है। ठीक है, इतिहास का पूरा हो चुका है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट शेष है। एक मुगल प्रशासन शेष है, हाँ 2 पॉइंट क्या 1 पॉइंट ही शेष है, तो उसको मैं आगे 5-10 दिन बाद करवा दूंगा। बाकी हिस्ट्री का कोर्स पूरा है। इकोनॉमिक्स पूरा कर चुका था लेकिन अभी जो अपडेटेड सिलेबस आया उसमें 9 टॉपिक नए जुड़े हैं, वो मैं आगे करवाऊंगा आपको जून के अंदर। ठीक है, और जो बाकी के टॉपिक है जैसे राष्ट्रीय आय, मांग पूर्ति, मुद्रा आपूर्ति, गरीबी बेरोजगारी, नीति आयोग है ना, ये साख नियंत्रण एवं साख सृजन, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। अब जो नए जुड़े हैं उपभोक्ता फलन, ग्रीन अकाउंटिंग, ये टॉपिक, इन्फ्लेशन, ये टॉपिक भी आगे जब तक आप ये पूरा करोगे तब तक मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा। फिर बात है भूगोल की। भूगोल में, भौतिक भूगोल में कंप्लीट अभी होने वाला है और काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो भौतिक भूगोल पूरा मैं पढ़ाऊँगा। और भारत के भूगोल में भी मेजर टॉपिक जो है जैसे भौतिक विभाजन, जलवायु का टॉपिक है और इसके साथ में आपके जो बायोडाइवर्सिटी है, ये 3-4 टॉपिक जो मेजर है ये मैं पढ़ाऊँगा। बाकी राजस्थान भूगोल और भारत के भूगोल के जो ये पिछड़े हुए टॉपिक है जैसे कृषि, उद्योग वगैरह, ये मनीष जी करवाएंगे, मनीष जी खत्री। तो मैं अब स्पष्ट अभी से कह देता हूँ कि भूगोल के अंदर भौतिक भूगोल कंप्लीट मैं करवाऊँगा। पृथ्वी की गतियों से लेके आपके सडन मोमेंट, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी से लेके वायुमंडल, सूर्यताप, वर्षण की मात्रा और इसके साथ साथ में वायुदाब पेटियाँ वगैरह मैं करवाऊँगा। महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति है, जल, महासागरीय जल धाराएँ हो, जार भाटा हो, चाहे आपके कोरल रीफ हो, ये सारे जो टॉपिक है ये मैं करवाऊँगा। और भारत में भी 3 टॉपिक मैं करवाऊँगा। बाकी सारे टॉपिक राजस्थान के जो शेष बचेंगे उस पर मैं नहीं करवाऊँगा, वो आपकी मनीष जी खत्री करवाएंगे। ये रहेगा सारा क्लासरूम का डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो 3 है। अच्छा, ये अपडेटेड पढ़ाया जाएगा। जो आरपीएससी ने अभी नया सिलेबस जारी किया है
उसके अनुसार ये बैच है, ठीक है। जो टॉपिक नए जुड़े हैं वो सब करवाए जाएंगे, पुराने जो हट गए हैं वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो मिलेगा वो आपको यूं कहिए कि कंप्लीट अपडेटेड सिलेबस के अनुसार होगा, पहली चीज़। अब विषय विशेषज्ञ कौन रहेगा? हिस्ट्री कंप्लीट मैंने ही पढ़ाई है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट मेरी पढ़ाई हुई है, और ज्योग्राफी में मैंने आपको पहले बता दिया कि राजस्थान का भूगोल जो है ये मनीष खत्री करेंगे। मैं अभी कह देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनका डेमो भी आप देख सकते हो। तो राजस्थान ज्योग्राफी ये रहेगी, और कुछ भूगोल जो भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक, भारत के कुछ टॉपिक इनके पास में रहेंगे, लेकिन मेजर टॉपिक मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहेगा मैटर। इसके बाद देखिए कोर्स में क्या क्या सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी आपको पता ही है। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होगी स्मार्ट बोर्ड पर, जो कि सीधी क्लासरूम से आएगी। कोर्स की वैधता जो है, वैलिडिटी एग्ज़ाम तक रहेगी, जब भी एग्ज़ाम होगा। और बाकी डेमो क्लासेस वगैरह पढ़ी आप देख सकते हो। नोट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास में मैंने एक एक चीज़ बोल के लिखवाई है, ठीक है। तो आपको नोट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, और राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स दे दिए जाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एक भी नोट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जब तक आप उसको खुद के हाथ से लिख के नहीं पढ़ोगे तब तक वो याद नहीं होगा। इसलिए मेरा ये एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि रेडीमेड मटेरियल मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी विषय के नहीं मिलेंगे। और मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर आपको किसी एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करना है तो कठिन विषय जो है, जो आप टीचर से पढ़ रहे हैं, उसको अगर आप खुद हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जैसे विषयों को अगर आप दूसरे के नोट्स रेडीमेड लेके पढ़ोगे तो लाइनों में ही रह जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि आप 1.5-2 की स्पीड से वीडियो सुन सकते हैं, और साथ में शॉर्ट में आप पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं। तो आराम से 1 महीने में एक विषय को आप आराम से निपटा सकते हैं, अगर डेली 2-2, 3-3 घंटे देते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि इन 3 विषयों को अगर आप डेली 2-3 घंटे इस एप्लीकेशन को दोगे तो ये तीनों विषय आपके बड़े आराम से 2-3 महीने में हो जाएंगे। बाकी का पूरा टाइम आप भले दूसरे वीडियोस, दूसरे लेक्चर को दो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इन 3 विषयों में आपका सवाल एक भी गलत नहीं होने दूंगा, अगर आप ठीक से तैयार करके जाओगे तो ये 3 बड़े मजबूत सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ साथ आप अलग से भी ले सकते हो, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, जो भी है। तो इस हिसाब से आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। और समय समय पर क्लास टेस्ट भी लिए जाएंगे, और नोट्स का मैंने आपको बता दिया। वीडियो की अनलिमिटेड बार देख सकते हो, स्पीड भी रहती है, क्वालिटी, बैक फॉरवर्ड वगैरह सब रहेगा। फीस क्या रहेगी ये नीचे दे दिया जाएगा, अभी मैंने तय नहीं करी इसकी, ठीक है। क्लासरूम से रिकॉर्डेड नहीं है, और सॉरी क्लासरूम से रिकॉर्डेड है, ऑफलाइन क्लासरूम से डायरेक्ट रिकॉर्ड होंगे वीडियो, लाइव नहीं रहेंगे। क्योंकि लाइव में क्या होता है, कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है तो विघ्न उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे देते हैं। और वीडियो देख रहे हैं PDF के लिए स्टोर सेक्शन में जाके आप कोर्स के ऊपर क्लिक करें, या स्टोर में जाओगे तो यहाँ आपको कोर्स मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी एक्स्ट्रा अगर जानकारी चाहिए हो आपको, तो आप है वो ये नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, और 1 नंबर दबाओगे तो कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। टेक्निकल कोई दिक्कत आती, इश्यूज़ आता है तो 2 नंबर दबाओगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस बैच का परिचय था। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको ये सब्जेक्ट मेरे वाले समझ में आ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप बेझिझक इसके साथ जा सकते हो। कोई अदर पुस्तक कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सब कुछ मैंने समेट लिया है, और आपको बैच लेके 100% दावे के साथ कह सकता हूँ निराशा नहीं होगी। आप एक प्रकार से संतुष्टि होंगे, और आप पहले से पढ़ रहे सक्सेस पॉइंट के किसी भी स्टूडेंट को जो इस बैच से पढ़ रहा हो उससे फीडबैक भी ले सकते हैं, ठीक है। तभी सारी चीज़ें क्लियर करके फिर आप बैच लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम नए पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, साथ में बुक्स की लिस्ट भी बताएंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से अब आगे के टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। तो उन तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पाठ्यक्रम को आप
किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए विद्यार्थियों, ये इतिहास का पार्ट है। तो अगर मैं हिस्ट्री के पार्ट की बात करूं तो हिस्ट्री में कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 टॉपिक ही चेंज हुए हैं। मैं आपको एक एक पर बात करूंगा। सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें आपको टाउन प्लानिंग पूरी समझनी है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन था उसको पूरा देखना है कि नालियाँ कैसी बनी थी, सड़कें कैसी बनी थी, घरों के दरवाजे कैसे थे, ईंटें थी कि पत्थर यूज़ हुए थे, ये सारा इसमें आपको देखना है। इसके अलावा इनका सोशल, धार्मिक और आर्थिक जीवन, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। सिंधु घाटी आपको पूरी पढ़नी है। क्यों? क्योंकि आप अगर नगर नियोजन, समाज, धर्म और अर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बचता क्या है? केवल इसका परिचय, नामकरण, इसका कालक्रम और ये आपके इसके निर्माता कौन थे और पतन कैसे हुआ। ये पॉइंट बहुत छोटे पॉइंट है, तो उसको फिर पढ़ लो। फिर मोटे मोटे पॉइंट तो यही थे, चारों ले लिए इन्होंने। वैदिक काल पूरा ही दे दिया, इसमें इन्होंने सामाजिक और धार्मिक जीवन दिया है। लेकिन ध्यान रखना, समाज और धर्म के साथ साथ आपको इसका साहित्य भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना साहित्य? क्योंकि समाज और धर्म की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और पिछले पेपर्स अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक सेम है, लेकिन प्रश्न वैदिक साहित्य से हर बार पूछा गया है। इस वजह से आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा। फिर जैन और बौद्ध धर्म, इसके उदय के कारण देखने हैं आपको। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन शिक्षाएं, जैन और बौद्ध दर्शन पूरा आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, केवल शिक्षाएं पढ़नी है और उदय के कारण पढ़ना है। बाकी प्रसार, विस्तार वगैरह ये चीज़ें अभी आप नहीं देखोगे तो ठीक है। फिर मौर्य काल, मौर्य काल में जानकारी के स्रोत, अर्थशास्त्र हो, चाहे इंडिका हो, चाहे आपके अशोक के अभिलेख हो, चाहे यूनानी लेखन हो, ये सारा आ जाएगा। फिर इनकी राजनीति, राजनीति में आपके अशोक वगैरह जितने भी शासक हुए वो सारे आएंगे। फिर प्रशासन पूरा आएगा, जो अध्यक्ष थे, चाहे आपके वो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, सारा प्रशासन है वो इसमें आ जाता है इसमें। तो मौर्य काल में छोड़ना कुछ भी नहीं, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप समाज और धर्म छोड़ सकते हो, अर्थव्यवस्था छोड़ सकते हो, बाकी सारा ही पढ़ना है। मौर्योत्तर काल, ये नया पाठ जुड़ा है। इसमें आपको सुंग वंश की कला देखनी है, इसमें आपको कुषाणों की कला देखनी है और इसमें आपको सातवाहन कला देखनी है। ठीक है, ये 3 कलाएं आपको देखनी है इसमें। तो सुंग, कुषाण और सातवाहन की कला देखते ही हमें मौर्योत्तर काल आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बात आती है गुप्त वंश। इसमें शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां, श्री गुप्त से लेके ब्रह्मदरदर तक आपको सारा पढ़ना है। इनकी कला पूरी देखनी है, साहित्य पूरा देखना है, विज्ञान देखना है। आप इनका प्रशासन छोड़ सकते हो, समाज छोड़ सकते हो, धर्म छोड़ सकते हो, बाकी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भक्ति और सूफी आंदोलन, ये पहले से कोर्स में है। मुगल काल के अंदर इनका प्रशासन देखना, जिसमें आपके केंद्रीय प्रशासन, राज्य प्रशासन वगैरह, कला और वास्तुकला देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। शिवाजी में राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां देखनी है। इसके बाद के मराठे नहीं देखने हमारे को। ठीक है, 19वीं शताब्दी में देखो, अब देखो 18 शताब्दी की क्रांति पूरी आ गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और चरमपंथी, मतलब 1905 से लेकर और 1885 से लेकर और 1919 तक का पूरा प्रारंभिक चरण आ जाएगा। उसके बाद में गांधी जी के आंदोलन, तो गांधी जी 1919 से लेकर और 1947 तक का गांधी जी का पूरा ही आ जाएगा। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, जो आपके खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, है ना, ये जैक्सन हत्याकांड, ये पहला चरण था। दूसरे चरण में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, मास्टर दा, कल्पना दत्त, ये सारे के सारे दूसरे चरण में आ जाते हैं। और तीसरे चरण में इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे। ये टॉपिक पूरा नया जुड़ा यहाँ से। वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांतियां हैं। ठीक है, और हटाया क्या है? यूएनओ हटाया है और विश्व शांति में भारत का योगदान। तो आप राष्ट्र संघ और यूएनओ को तो विश्व शांति का योगदान छोड़ दो, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आपके यूएनओ आपके पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया गया है, तो वहां पे आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी मुगल काल के अंदर कला और वास्तुकला है, साहित्य है नहीं, बाकी सब कुछ है उसमें। राजनीति नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, समाज जो है वो भी नहीं है इसमें, केवल प्रशासन, कला और वास्तुकला देखनी है। ठीक है, अब साहित्य साथ में आ जाता है, क्योंकि प्रशासन, कला वगैरह पढ़ते हो तो साहित्य की बातें तो ऑलरेडी उसमें साथ भी आ जाती है। ठीक है,
अब देखिए आगे, इसके लिए आपको कौन सी पुस्तक फॉलो करनी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम 12वीं क्लास के अंदर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी जो है, इसके 3 भाग चलते हैं वर्तमान में, ठीक है। कितने भाग है? 3 भाग है। पहला भाग प्राचीन है, दूसरा भाग मध्य है और तीसरा भाग जो है आधुनिक का है। अगर उन 3 भाग को ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो भारत का इतिहास पूरा आ जाएगा। और जहाँ तक इन 3 क्रांतियों की बात है, तो इन 3 क्रांतियों के लिए आप कोई भी पुस्तक देख सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। आप अरविंद जी से भी वो 3 पार्ट पढ़ सकते हैं, अरविंद भास्कर सर से, इनकी किताब अच्छी आती है। अगर आपने जैन माथुर है आपके पास में, तो वहाँ से ये 3 क्रांतियाँ पढ़ी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके पास में कहने का मतलब है कि अगर पुरानी एनसीईआरटी की, नई राजस्थान बोर्ड की किताब है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब है, 9वीं क्लास में भी ये तीनों पार्ट है, तो 11वीं क्लास में एनसीईआरटी में 11वीं 12वीं में ये तीनों क्रांतियाँ है नहीं, ठीक है। तो इन तीनों क्रांतियों को आप इन किताबों से फोटोकॉपी करवा के पढ़ सकते हो, सवाल 2-3 आ जाते हैं, ठीक है। यूएनओ तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री था, हिस्ट्री में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, एक पार्ट ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, हटाया कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए। क्योंकि विश्व शांति में भारत का योगदान हटा है और राष्ट्र संघ हटा है, बाकी सब कुछ शामिल है इसमें, ठीक है। और यूएनओ आपके पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा। तो ये तो बात होगी आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 12वीं की क्लास की किताब है तीनों, प्लस अरविंद जी की किताब के 3 पार्ट जो क्रांतियों वाले हैं, ये या कोई भी किसी भी साथी से आप ये तीनों के नोट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जो सक्सेस पॉइंट के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सामाजिक जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है, तो उनको एक्स्ट्रा से कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 पार्ट नए जुड़े हैं, ठीक है। पृथ्वी की गति, प्रभाव, अक्षांश, देशांतर नए जुड़े, ये पुराना ही है। और आंतरिक भाग पहले से ही था पृथ्वी का। महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति है ये स्टार्टिंग से ही चल रही है। और भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी ये पहले ही था, बस पहले इसका नाम अलग था। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था सडन मूवमेंट, अकस्मात संचलन। तो विद्यार्थियों, अकस्मात संचलन के अंदर ये 3 पार्ट वैसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें चेंज कुछ नहीं है, ये पहले भी था, बस इस बार इन्होंने अकस्मात संचलन के तीनों पार्ट के अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा वायुमंडल। वायुमंडल की संरचना आ गई है, जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल ये सब लेना है। सूर्याताप, इंसोलेशन, और इसके अलावा आपको वायुदाब पेटियाँ, जो गतिक जन्य पेटियाँ हैं, ताप जन्य पेटियाँ हैं, और वायु के जितने भी स्थायी पवन है, अस्थायी पवन है और ब्रीजेज वगैरह ये सब पढ़ना है। तो ये सब साथ में आएगा। ये नया टॉपिक जुड़ा है, प्रिसिप्शंस, वर्षा जुड़ा है, तो ये टॉपिक एक नया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा पहले से ही है, परवाल भित्तियां नया जुड़ा है, ठीक है। इसमें कोरल रीफ आ जाता है। भारत के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी नया जुड़ा है और प्रमुख फसलें नई जुड़ी है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण जुड़ा है, हटाया कुछ भी नहीं है। अब इसके लिए क्या पढ़ा जा सकता है? इसके लिए आपको एक किताब आती है, एनसीईआरटी 11th की है या 12th की है। एक आता है भारत का भौतिक पर्यावरण, ठीक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, और उसमें आपको ये सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, भारत के भूगोल के। और एक है आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एक किताब है, और उस किताब के अंदर भी आपको जो है ये टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ तक के सारे, ठीक है। और भारत का भौतिक पर्यावरण आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएंगे ये टॉपिक। अब इनमें से कोई टॉपिक अगर नहीं मिलता है, जैसे मान लो कि वर्षा नहीं मिला या परवाल भित्तियाँ नहीं मिली, तो उसके लिए कोई एक आदि गाइड या कोई बड़ी किताब, जैसे मान लो बौद्धिक प्रकाशन पास में रख ली, ठीक है। तो जो टॉपिक एनसीईआरटी से नहीं मिलते हैं वो टॉपिक आप किसी भी पुस्तक से देख सकते हो, और जो एनसीईआरटी से मिल रहे हैं 11वीं 12वीं से, उनको आप 11वीं 12वीं से बढ़िया तैयार कर लो। तो ये 11th 12th की 2 किताबें, राजस्थान के भूगोल की वैसे भी आपके पास खूब सारी किताबें पड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, अर्थशास्त्र। सबसे ज़्यादा बदलाव जो विद्यार्थियों हुए वो अर्थशास्त्र में हुए, सबसे अधिक बदलाव जो है वो अर्थशास्त्र के हुए हैं। और अगर मैं इन बदलावों की बात करूं यहाँ पे, तो आप देखो इसमें उपभोक्ता फलन नया जुड़ा, ये किन्स का सिद्धांत है, जॉन मेनार्ड किन्स का, और ये पूरा का पूरा नया जुड़ा है, ठीक है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पूरा नया जुड़ा है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मांग पूर्ति, लोच, उपभोक्ता संतुलन ये पहले से ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा
ये अंक गणित जुड़ी है, सॉरी सांख्यिकी थोड़ी सी जुड़ी है, और सांख्यिकी में माध्यिका बहुलक, यहाँ से आप मान के चलिए कि टोटल इकोनॉमिक्स के 16 से 18 सवाल आते हैं। अब इन 16 से 18 सवालों में अगर हम बात करें इसकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की, तो कितने सवाल आएंगे? यहाँ से अधिकतम 2 सवाल, मिनिमम 1 सवाल, 1 या 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि देखो राष्ट्रीय आय से लगभग 3 सवाल बन जाते हैं, 1 से 2 सवाल यहाँ बनते हैं, 5 सवाल यहाँ बन जाते हैं, 5 3 8 और 2 10 और 1 11 और 3-4 सवाल यहाँ से बनेंगे। तो पीछे 1 या 2 सवाल बनते हैं आपके माध्यिका और बहुलक के। अगर आपको अर्थशास्त्र समझ में आती है तो ये सामान्य आप 10वीं क्लास से माध्यिका बहुलक पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आगे और बात करता हूँ। अब देखिए, ये पहले से ही था घाटे की अवधारणा। तो बजट के अंदर जो राजस्व घाटा होता है, पूंजीगत घाटा होता है, बजटीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा, ये सारे घाटे आपको पढ़ने हैं। मुद्रा आपूर्ति के पैमाने, ये नया जुड़ा है, वैसे ये पहले भी था। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी, उस टॉपिक में हम मुद्रा आपूर्ति को पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, M0, M1, M2 ये पूरे पैमाने आ जाते, ये पहले से ही कोर्स में है। इसके अलावा साख सृजन और साख नियंत्रण के उपाय, क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन। विद्यार्थियों, ये जो क्रेडिट कंट्रोल और क्रिएशन है, ये दोनों के दोनों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का हिस्सा है, जो कि पहले कोर्स में थी। तो जो आपने आरबीआई पढ़ा है वो आरबीआई के अंदर ही साख सृजन और साख नियंत्रण आता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है, और ये ग्राहक है, ठीक है। अब देखो, ग्राहक क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। अब बैंक से ग्राहक ने धन लिया, अब जो बैंक से पैसा लिया ग्राहक ने, ग्राहक के लिए कहलाता है वो ऋण। क्या कहलाता है? ऋण कहलाता है। बैंक उसी ऋण को नाम देती है क्रेडिट, या उसको अपन हिंदी में कहते हैं साख। तो बैंक के शब्दों में जो ग्राहक को पैसा दिया जाता है उसे साख कहते हैं, और ग्राहक जो बैंक से साख लेता है वो ग्राहक के लिए लोन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम जो अगर किसी बैंक से उधार लें तो हमारे लिए लोन है, लेकिन बैंक के लिए वो साख है। तो उस साख को कैसे सृजन होता है और साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये दोनों की दोनों विधियां आरबीआई के द्वारा होती है। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब अगर जैसे मानो कि रेपो रेट है, अब रेपो रेट घटाते बढ़ाते हैं ना, तो मार्केट में सीधा साख पर प्रभाव पड़ता है। ये बातें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एसएसटी की उस बैच की क्लास में बता रखी है। तो साख सर्जन और साख नियंत्रण बेसिकली पहले से ही है कोर्स में, बस नाम बदला है। पहले केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली थी, अब इन्होंने उसको अलग से करके दिया है। ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। गरीबी बेरोजगारी पहले से था, अब एचडीआई और फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जो कि 1970 के आसपास से मॉरिस के द्वारा चलाया था और ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा लंबे समय से आ रहा है। तो ये दोनों सूचकांक पढ़ने हैं। सतत विकास नॉर्मल है, और जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये बहुत बड़ा नहीं। हरित लेखांकन नया जुड़ा। हरित लेखांकन का मतलब होता है कि हमारी जो जीडीपी वगैरह जो बढ़ती है, उसके दौरान हमने आर्थिक संसाधनों का, पर्यावरणीय संसाधनों का कितना क्षय किया है, उसको साथ में कंसीडर करना, इसको हम क्या कहते हैं, हरित लेखांकन या ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। योजना आयोग के स्थान पे इन्होंने नीति आयोग डाल दिया। आपको अगर याद हो तो अपने बैच में, जो एसएसटी का हमारा बैच है, उसमें हमने, आपको पता हो तो, ये भी पढ़ा था, ये भी हमने कर लिया था, हमने नीति आयोग भी पूरा पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आर्थिक नियोजन बैठेगा नहीं कहीं न कहीं। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बस उपभोक्ता फलन और मुद्रास्फीति आपको अलग से पढ़ना, थोड़ी सी सांख्यिकी पढ़नी है। ठीक है, ये सूचकांक इतना बड़ा नहीं है। ग्रीन अकाउंटिंग वैसे भी राष्ट्रीय आय के अंदर आ जाती है, और नीति आयोग अलग से देखना है। ठीक है, अब हटाया क्या गया है? हटाया मुद्रा की परिभाषा और उसके कार्य। लेकिन ध्यान रखना, मुद्रा का मापन पढ़ना है, और मुद्रा की परिभाषा आप छोड़ सकते हो। कार्य पढ़ते रहना, क्योंकि कार्य पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये घाटे वगैरह, मुद्रा आपूर्ति वगैरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों की कार्य प्रणाली, ये तो आप पढ़ना। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों, साख सर्जन और साख नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ही होता है। तो इनके कार्य पढ़ोगे तभी आपको ये साख सर्जन और साख नियंत्रण पूरा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, और साथ साथ में आपको मुद्रा की आपूर्ति समझ में आएगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये कोर्स में है, हटा नहीं, हालांकि नाम हटा दिया है लेकिन इसको है वो इन्होंने रखा है वापस यहाँ पे। विदेश व्यापार नीति हट गई है, इसको अब नहीं पढ़ना। भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, ये सुधार हट गए हैं, इसको आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। और 5 ईयर्स प्लान ये पूरे हट गए हैं वहां से, ठीक है। अब इसको पढ़ना कहाँ से है, मैं सिंपल सा बता देता हूं आपको। 12वीं और 11वीं की जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं, सारे टॉपिक मिल जाते हैं। व्यष्टि और समष्टि 12th क्लास की एनसीईआरटी से पूरे टॉपिक है। अगर कोई एक आधा टॉपिक बाहर है तो कोई भी गाइड लेके आप पढ़ सकते हो, और आप किसी संस्थान, किसी टीचर से भी पढ़ सकते हो इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी आप अगर पूरी कोचिंग करोगे तो लॉस है आपको, क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाओगे। जो आपके टफ सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, उनका पर्सनल बैच ले सकते हो, पढ़ सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सक्सेस पॉइंट पे मेरा इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का बैच चल रहा है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। सक्सेस पॉइंट के एप्लीकेशन पे ये तीनों सब्जेक्ट मैंने अलग से एक बैच बना रखा है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें मैंने ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी लगभग वो है, और जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी हालांकि मैंने नहीं करवाई, फिजिकल ज्योग्राफी पूरी मैंने करवाई है, वहाँ चल रही है क्लासेस, तो वो आप पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स वगैरह समझ में नहीं आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, और बाकी आप है वो जितनी मेहनत करोगे सफलता तभी मिलेगी। अगर आप फालतू डिस्कशंस में और इधर उधर घूमते रहोगे तो फिर आपको यूं कहिए कि एक सीट पर 125 उम्मीदवार हैं, और हम अगर इधर उधर घूमेंगे तो 124 और तैयारी कर रहे हैं। इस बात को मान के चलिए और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।